हेलो गाइस, मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ फोर्स्ड मैरिज विद डेविल। और ये इसका दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि बंदिश अपने दादाजी को बोलकर घर से निकल जाता है कि वो रात को नहीं आएगा। उधर दक्ष अपने दादाजी को खाना खिलाकर उसे सोने के लिए बोलता है। तभी उसके पास उसके भाई के दोस्त और असिस्टेंट का फ़ोन आता है, जो उसे फार्म हाउस आने के लिए कहता है। अब आगे दक्ष जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने नौकर रामू काका को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक आप दादाजी का ख्याल रखना और उन्हें बताना मत कि मैं घर से बाहर गया हूँ। मैं जल्दी लौट आऊँगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो परेशान हो जाएंगे और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहने के बाद वो बाहर की तरफ जाने लगता है तो रामू काका कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन हुआ क्या है? तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तभी दक्ष रामू काका की बात सुनकर कहता है, काका, मैं आकर आपको बताता हूँ, अभी मुझे जल्दी से कहीं जाना है। ये कहने के बाद दक्ष वहाँ से निकल जाता है और रामू काका उन्हें खड़े होकर देखते रहते हैं। रामू काका अपने मन में सोचते हैं, 3-4 सालों में कितना कुछ बदल गया। ये घर हमेशा हंसता खेलता और चहकता हुआ करता था और आज इस घर में खामोशी छाई हुई है। हे भगवान, कुछ ऐसा करो जो इस घर में भी सुख शांति दोबारा से लौट आए और इस घर को पहले जैसा बना दे। ये कहकर वो ऊपर वाले भगवान की तरफ हाथ जोड़ते हैं और फिर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और एक चादर लेकर आते हैं। वहीं हॉल में एक सोफे पर बैठ जाते हैं ताकि दादाजी बाहर आए तो वो उनका ध्यान रख सके। इधर दक्ष अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगा रहा था, क्योंकि उसे तो समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसका भाई घर से बाहर आया था। यही सोचते हुए वो अपने फार्म हाउस पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जल्दी से अपनी गाड़ी को एक जगह खड़ी कर देता है। तभी चौकीदार आता है और दक्ष अपनी चाबी उसकी तरफ उछाल देता है और खुद फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो एक बेड पर उसका भाई लेटा हुआ था और उसके पास डॉक्टरों की लाइन लगी हुई थी। चिराग वहीं पर एक कोने में हाथ बांधकर खड़ा हुआ था और चिराग के पास कुछ डॉक्टर भी थे जो उसे कुछ बता रहे थे। तभी दक्ष अंदर जाता है और चिराग के पास जाकर खड़ा होता है, लेकिन अपने भाई को देखता रहता है। फिर वो चिराग से सवाल करता है कि क्या हुआ भाई, थोड़ी देर पहले तो घर से सही सलामत निकले थे, इतनी जल्दी उन्हें क्या हो गया? चिराग उन्हें कहता है, पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ फार्म हाउस आया हूँ और मुझे बंदिश सर ने ही फ़ोन कर बुलाया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो ये ज़मीन पर पड़े हुए थे। ये सुनकर चिराग को समझते देर नहीं लगती कि ज़रूर उसके भाई को फिर से दौरा पड़ा है, क्योंकि पिछले 4 सालों से यही तो हो रहा था। जब भी उसका भाई ज़्यादा स्ट्रेस या परेशान होता है तो वो ऐसे ही उसे दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी दक्ष चिराग की तरफ देख कर कहता है, क्या आज कुछ हुआ था? चिराग, पता नहीं, मैं तो मीटिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन मैंने एक बॉडीगार्ड से पूछा है, उसने मुझे बताया
कि आज बंदिश ने लोगों को घर पर बुलाया था जिन्हें उसने किसी को तलाशने के लिए लगाया हुआ है, और वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था, और वो अब तक उनसे उस इंसान को भूल नहीं पाए। इसीलिए वो उनको कोई सज़ा देना चाहते थे, लेकिन शायद उस वक्त दादाजी वहाँ आ गए और उन्होंने बंदिश को उनको सज़ा नहीं देने दी। इसके लिए बंदिश को अपना गुस्सा अंदर ही दबाना पड़ा। शायद इसीलिए यहाँ आकर वो अपना गुस्सा इन सारी चीज़ों पर निकाल रहा था। वो उस कमरे के चारों तरफ देखने के लिए कहता है तो कमरे में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। ये देखकर दक्ष भी समझ जाता है कि उसका भाई आज ज़्यादा ही गुस्से में था। ये सारी बातें सुनने के बाद दक्ष चिराग की तरफ देख कर कहता है, भाई ढूंढ किसे रहे हैं? हमने आज तक भाई को किसी लड़की से मिलते हुए नहीं देखा, ना किसी से बात करते हुए। तो भाई को ये लड़की कहाँ मिल गई? कहाँ से भाई ने ये पेंटिंग बनाई? पिछले 4 साल से कितना ही टीम उस लड़की को ढूंढने के लिए लगी हुई हैं, और जब भी कोई आकर उन्हें ये कहता है कि वो लड़की नहीं मिली तो बंदिश भाई का यही रिएक्शन होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर जो इंसान लड़कियों से इतना दूर रहता था और जिस इंसान को लड़कियों के पास जाने से ही एलर्जी है, आखिर उसने इस लड़की को कहाँ देख लिया, और देखा ही नहीं, उसे तो पागलों की तरह ही ढूंढ रहे हैं। दक्ष की नज़रें ये कहते हुए अपने भाई की तरफ जाती हैं, जो बेड पर एक बेजान कठपुतली की तरह लेटा हुआ था। तभी डॉक्टर दक्ष की तरफ देख कर कहते हैं, वैसे तो ये ठीक हैं, इन्होंने हद से ज़्यादा गुस्सा कर लिया, जिस वजह से उनकी सर की नसें दर्द करने लग गई हैं, और जब इसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये बेहोश होकर गिर गए। पिछले 4 साल से हम इन्हें यही समझा रहे हैं कि उन्हें गुस्सा कम करना चाहिए, जो कि इनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनते। ये ऐसे ही गुस्सा करते हैं, एक दिन उनके सर की नसें फट जाएंगी अगर वो ऐसे ही गुस्सा करते रहे। ये बोलने के बाद वो डॉक्टर चुप हो जाता है और बंदिश की तरफ देखने लगता है। दक्ष उस डॉक्टर की तरफ देख कर कहता है, तुमने अपना काम कर दिया? तो डॉक्टर हाँ कहता है, और दक्ष उन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा ये सुनता है तो दक्ष उस डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। डॉक्टर भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये पूरी डॉक्टर की टीम बंदिश की ही थी और यहीं इनके साथ ही रहती है, क्योंकि बंदिश को कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसीलिए 24 घंटे डॉक्टर उनके आसपास ही रहते हैं। तभी दक्ष चिराग की तरफ देख कर कहता है, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं यहीं भाई के पास हूँ। उठने के बाद पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे, और फिर मैं इन्हें अकेले नहीं संभाल पाऊँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो चिराग वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। फिर वो मुड़कर दक्ष की तरफ देख कर कहता है, मेरे पास राजन का फ़ोन आया था, वो इंडिया वापस आ रहा है। ये सुनकर दक्ष चिराग की तरफ देख कर कहता है, ये तो अच्छी खबर है, अगर बंदिश भाई को कोई संभाल सकता है तो वो राजन भाई हैं, जो भाई को हमसे ज़्यादा संभाल पाते हैं। लेकिन क्या तूने भाई की पूरी सिचुएशन के बारे में बताया है? तो चिराग कहता है, हाँ सर पता है, मेरे ख्याल से दादाजी ने उनसे बात की है और दादाजी ने ही उन्हें वापस बुलाया है। ये सुनकर दक्ष कहता है, चलो अच्छी बात है, अगर राजन भाई आ जाएंगे तो भाई को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे, शायद भाई का गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाए और हमें इस लड़की के बारे में भी कुछ पता चल जाए, क्योंकि भाई राजन से कुछ नहीं छुपाते। ये सुनकर चिराग कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर चिराग वहाँ से चला जाता है। चिराग के जाने के बाद दक्ष बंदिश के पास जाकर उसके बेड पर बैठ जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है।
एकटक वो अपने भाई को देखता है। उसकी आंखों से एक बूंद की आंसू बंदिश के चेहरे पर गिरती है, जिससे जल्दी दक्ष साफ कर लेता है। और दक्ष अपने मन में कहता है, भाई आप ठीक हो जाइए, मुझे अपना पुराना भाई वापस चाहिए, जिससे मैं अपनी हर इच्छा बताता था, जिससे मैं अपनी हर जिद मनवाता था। लेकिन अब तो आप मेरी कोई बात नहीं सुनते, उल्टा मुझे ही आपका ख्याल रखना पड़ता है। दक्ष कब अपनी बातें अपने होठों से बोलने लगा, उसे पता नहीं चला। वो अपनी ही धुन में बोलता रहा, भाई प्लीज़ अब आप ठीक हो जाइए, मैं अब अकेले कुछ नहीं संभाल सकता, मुझे आपकी ज़रूरत है। ऐसे ना कहो, मैं आपको संभालते संभालते खुद ही अपने आप को खो दूँ। प्लीज़ भाई अब आप वापस आ जाइए, मेरे पहले वाले भाई बन जाइए। अभी तो हमें अपनी बहन को भी ढूंढना है। आप तो ठीक होने के बाद सब कुछ भूल गए। आपको ये भी याद नहीं है कि हमारी कोई बहन थी और हमें उसे ढूंढना है। दक्ष के कानों में एक भारी सी आवाज़ आती है, जो उसे कह रहा था, छोटे तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया? मैं कुछ नहीं भूला हूँ और मैं हमारी बहन को भी ढूंढ रहा हूँ। मैं अभी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम मेरे बड़े भाई बन सकते हो। मैं मानता हूँ तुम इतने वक्त से मुझे और दादाजी को संभाल रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बड़े हो गए हो और मैं छोटा सा हो गया हूँ। आगे से जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना। ये कहने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। लेकिन दक्ष ये सुनकर अपने सामने देखता है तो उसे बंदिश उसकी तरफ देखता हुआ नज़र आता है। दक्ष बिना सोचे समझे जल्दी से बंदिश के गले लग जाता है और बंदिश भी उसे पकड़ लेता है। तभी दक्ष की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू की बूंदें जब बंदिश के कंधे पर गिरती हैं तो दक्ष को सीधा करता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने तुम्हें लड़कियों की तरह कमज़ोर नहीं बनाया, जिसकी आंखों से हमेशा आंसू गिरते रहे। अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बहन बन चुके हो। ये सुनकर दक्ष बुरी तरह से बंदिश को घूरने लगता है, तो बंदिश उसकी तरफ देखकर कहता है, ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं सच्ची कह रहा हूँ, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारी आंखों से आंसू ही बहते रहते हैं। उधर से बंदिश की तरफ दक्ष देख कर कहता है, इसकी वजह भी आप हो भाई। जब देखो जब बिस्तर पकड़ लेते हो, कहीं भी बेहोश होकर गिर जाते हो। हमने भी आपको ऐसा नहीं बनाया। आपको याद है, पापा हमेशा कहते थे कि आप उनके एक बहादुर और शेर बेटे हो, तो आप इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो सकते हो? बंदिश दक्ष की तरफ देखने लगता है तो बंदिश दक्ष से कहता है, तुम्हारी इतनी सारी शिकायतें इकट्ठा हो चुकी हैं, चलो ठीक है, आज से मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा और ऐसे बेहोश होकर कभी भी नहीं गिरूँगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें ऐसे रोते देखा तो मैं तुम्हें अपने टाइगर के सामने फेंक दूँगा। ये सुनकर दक्ष छोटा सा मुंह बनाता है और कहता है, कभी कभी तो मुझे सचमुच शक होता है, क्या आप सचमुच मेरे भाई हो? जब देखो आप मुझे टाइगर के सामने घेरने की धमकी देते हो। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अब वो टाइगर आपसे ज़्यादा मेरी बातें मानता है और अब वो मेरा टाइगर बन चुका है, तो अब आप मुझे उस टाइगर की धमकी मत दिए। ये सुनकर बंदिश हैरानी से दक्ष की तरफ देखने लगता है और बंदिश हैरानी से दक्ष से कहता है, इसका मतलब तुम धीरे धीरे मेरे सारे आदमियों को अपनी तरफ कर रहे हो? तो दक्ष अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, अरे भाई वाह, तो जानवर है, इंसान थोड़ी ना है। मैं उससे प्यार से बातें करता हूँ, खाना खिलाता हूँ
और उसके साथ थोड़ी मस्ती भी करता हूँ, तो वो अब मेरा दोस्त बन गया है, क्योंकि आपके और दादाजी के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं था। इसीलिए मैंने टाइगर से ही दोस्ती कर ली। तो अब आप मुझे टाइगर की धमकी नहीं दे सकते। और अब उसे इस बेड से उठें और चलिए, अपना हुलिया ठीक करिए, घर चलते हैं। आपको पता है, अगर दादाजी को पता चल गया कि आप आज दोबारा से बेहोश होकर गिर गए तो उन्हें आप पर शर्म आने लगेगी कि उन्होंने अपने पोते को एक टाइगर बनाया था, लेकिन उनका पोता तो कहीं भी गिरकर बेहोश हो जाता है। ये कहकर दक्ष वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि बंदिश उसे बुरी तरह घूर रहा था। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए, बंदिश किस लड़की को ढूंढ रहा है और ऐसा क्या हुआ है जो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने गुस्से में अपनी तबीयत ख़राब कर लेता है। आगे आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं। गाइज़, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब